हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले क्लास 10th के मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर वाले प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने इस बार वाला मॉडल पेपर देखा होगा तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा है, वो भी 6 नंबर के लिए। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो इससे पहले जो भी एग्जाम हुए उसमें भी बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्यों ना हम इसका बिल्कुल आसान तरीका क्या होता है वो हम लोग जान लें। तो आइए इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। अब आपको नहीं समझ में आया कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है, तो दो अंकों की एक संख्या सबसे पहले कैसे हो सकती है, तो शुरुआत कहाँ से होगी, तो 9 में एक ही अंक आता है। ठीक है, 10 से आपका शुरुआत हो जाएगा दो अंकों वाली संख्या का। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके सामने अगर मान लीजिए 25 दिया है। ठीक है, 25 दिया है तो 25 में पहला अंक इसको क्या कहेंगे, इकाई कहेंगे, दूसरा अंक को दहाई कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है बस। कह रहा है कि दो अंकों का, तो इसमें देखिए पहला अंक दूसरा अंक, ठीक है, दो अंक है ना, तो पीछे से गिना जाता है इकाई अंक दहाई अंक। तो अब हमें नहीं पता है कि वो दो कौन सा है। ठीक है, जिनको अगर हम उलट दें तो और जोड़े तो 66 है। जैसे कि अब इसको उलटना होगा ना, तो कैसे उल्टेंगे, तो एक बार इसको हम इस तरीके से कर देंगे, ये आपका उलट गया। ऐसे ही उलटना पड़ता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग कोई दो अंक मानते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना पहला अंक, ठीक है, पहला अंक क्या मान ले, चलिए x मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा अंक, दूसरा अंक तो हम y मान लेते हैं। ठीक, अब दोनों अंकों से, अब जैसे कि यहाँ पर हम आपसे कह दें कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है। अब दोनों अंकों से मिल करके एक संख्या बनाइए, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले पता लगाएंगे कि कौन इकाई है कौन दहाई है। ठीक है, तो पहला अंक हम लिख रहे हैं ना, पहला आपका इकाई मतलब कि ये इकाई है, दूसरा आपका दहाई है, उसी तरीके से ये इकाई है, ये आपका दहाई है। तो आप फटाक से, अच्छा दहाई है तो दहाई में 10, तो इसको आपको अगर संख्या बनाना होगा तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कि 2, जैसे मान लीजिए 25 को लिखना है तो 25 को आप कैसे लिखेंगे, तो 2 गुणे 10 प्लस का 5, तभी ना आपका 25 हो जाएगा। या फिर आप 2 गुणे 5 डायरेक्ट कर दें तो ये 25 होगा, नहीं होगा, इसलिए ये 10 आपको लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 किसके स्थान पर, दहाई के स्थान पर है। उसी तरीके से y किसके स्थान पर है, दूसरा अंक है, पहला अंक इकाई, दूसरा अंक दहाई, तो y दहाई के अंक स्थान पर है। तो इसलिए जब संख्या बनेगा तो कैसे बनेगा, तो लिखेंगे कि संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये आपका y गुणे 10 प्लस का x। सेम यही वाला हमने प्रोसीजर अपनाया है, ये वाला 25 हम इसी तरीके से लिखेंगे ना, जो दहाई के स्थान पर होगा उसको हम 10 के साथ में गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा संख्या बन गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 10y प्लस में x। ठीक है, इतना बन गया। उसके बाद से कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, तो दो अंकों की एक संख्या ये हमने बना लिया। ठीक है, संख्या और उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। अब इसके अंकों को उल्टेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 25 को हमने इस तरीके से लिखा है, अब इसको अंक को उलटते हैं, उलटेंगे तो कैसे होगा, जैसे 25 था, अब उल्टेंगे तो ये आपका 52 हो जाएगा। तो 5 किसके स्थान पर आ गया, दाएं के स्थान पर आ गया ना, तो मतलब कि 10 पहले किसके साथ था, पहले 2 के साथ था, जब हमने उल्टा है तो ये 5 के साथ चला गया। उसी तरीके से 10 है y के साथ में, अब उल्टेंगे तो x के साथ में चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो लिखेंगे कि हाँ ठीक है, उलटने पर बनी संख्या। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो इस 10 y के साथ में इस बार 10x प्लस का y हो जाएगा। ठीक, अब इसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें दिया है क्या, कि दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या दोनों का जो योग है वो 66 है। मतलब कि इसको अगर इसको जोड़ दिया जाता है तो 66 हो जाता है। तो चलिए लिख देते हैं कि 10y प्लस का x और प्लस में ये वाला 10x प्लस का y, जब दोनों जोड़ा जाता है तो 66 हो जाता है। तो 10y और 1y हो जाएगा 11y, 10x और 1x हो जाएगा 11x, बराबर में इधर आपका 66 हो जाएगा। ठीक है, 11 कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेंगे,
11 हमने कॉमन ले लिया तो y प्लस में x बराबर में इधर 66, इसको इधर भेज देंगे तो y प्लस में x, ये इधर जाएगा तो 66 बटे में 11, 11 छके 66, तो y प्लस में x बराबर में 6, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब आइए दूसरा चीज, कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों, अब संख्या के अंकों की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा संख्या है, ठीक है, संख्या के अंक कौन से हो गए, तो अंक में यही होगा ना, पहला अंक दूसरा अंक, यही 2 अंक है ना, तो संख्या के अंकों का अंतर 2 है, मतलब कि जब इन दोनों को घटाते हैं तो 2 आता है। चलिए ठीक है, लिख देंगे कि प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि x माइनस का जब y किया जाता है तो ये 2 आता है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब सिंपल इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहला समीकरण है y प्लस में x बराबर में 6, और y देखिए हमने इसमें गलत मान लिया, ठीक है, इसको इसमें जैसे y पहले है तो इसमें भी y पहले मानना चाहिए था। चलिए इसको सही से लिख लेते हैं कि y माइनस का x, ठीक है। अब ऐसे अगर नहीं मानेंगे तो यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत होगा घटाने वटाने में, और कोनो दिक्कत नहीं होगा। तो y माइनस का x बराबर में 2, ठीक। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसके आगे प्लस है माइनस कर लिए, इसके आगे माइनस है प्लस कर लिए, इसके आगे क्या है प्लस है माइनस कर लिए, इससे आपका ये कट जाएगा क्यों माइनस में है, ये प्लस में ये प्लस में, तो हो जाएगा 2x। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो x बराबर में 4 बटे में आपका 2 हो जाएगा, काट देंगे x बराबर में आपका 2, सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब x के मान को इसमें पुट कर देंगे तो फिर y का मान निकल जाएगा। तो चलिए, तो y माइनस का 2 है ना, तो यहाँ पर 2 रख दिए, बराबर में आपका 2 है, इसको इधर ले जाएंगे तो y बराबर में 2 प्लस का 2, मतलब कि y बराबर में आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या निकला, पहला अंक जो निकला वो हमारा क्या निकला, इकाई अंक 2 निकला है। ठीक है, इकाई अंक हमारा 2 निकला है। दूसरा अंक y हमारा क्या निकला है, 4 निकला है। दूसरा हमारा अंक 4 निकला है, तो हमारा क्या बनेगा, संख्या क्या बनेगा, तो देखिए संख्या, तो संख्या हमारा क्या बनेगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान रख दीजिए, तो संख्या बराबर में क्या है, 10y प्लस का x है ना, तो 10 गुणे y के स्थान पर 4 प्लस में x के स्थान पर 2, 10 हो गए 40, तो 42, ये 42 बनेगा। ठीक है, और उलटने पर बनी संख्या तो लिख देंगे उलटने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 2 4 24 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर मान रख लीजिएगा तो भी आपका 24 से आएगा। ठीक, तो यही दोनों संख्या बनेगा। और हाँ, उसमें कह रहा था ना कि दोनों अंकों का अंतर कितना है, देखिए यहाँ पर कह रहा था ना कि यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है, तो देखिए अंक यही है ना, ये 4 और 2 ही अंक है ना, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही तो आएगा। बस यही था, सिंपल सा। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए दूसरा प्रश्न। ठीक है, ये भी आपका 6 नंबर के लिए पूछा है और प्रश्न बिल्कुल आसान है। क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, वर्तमान में ये लोग कितने हैं, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हमें वर्तमान में कितना है ये तो हमें पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो मैथ का नियम होता है कि मान लेते हैं, तो लिखेंगे कि माना नूरी की आयु, तो नूरी की आयु हम मान लेते हैं कि x है। ठीक है, और सोनू की आयु हम मान लेते हैं कि y है। ठीक है, इतना मान लिया। अभी यहाँ से हमारा कहानी शुरू हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, बस एक नियम समझ लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए चुटकियों में हल कर लेंगे। कैसे है, कह रहे कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब वर्तमान में जितने भी है, पूर्व जानने के लिए हमें क्या करना है, पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाना मतलब कि हमें माइनस में जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखिए दोनों को हम बराबर में रखेंगे, x बराबर में y ऐसे रख देंगे।
अब पूर्व मतलब पीछे जाना है तो दोनों में से 4 4 हम घटा देंगे, ठीक है। तो अब इसमें से घटाएंगे कैसे, स्पेस तो है ही नहीं है। चलिए यक्स को यहाँ कर देते हैं माइनस ला करके, 4 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसको काट देते हैं, अब वाई में से आराम से ये 4 घट जाएगा। बस इतना समझ में आ गया। जब पूर्व कह रहा है, ठीक है, तो हम दोनों को हमने क्या किया, 4 वर्ष हम पीछे गए, ठीक है। ये नूरी का आयु भी पीछे गया और सोनू का आयु भी पीछे गया। इतना कंप्लीट। इसके बाद समझिए, कह रहा है कि आयु, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए जो नूरी है सोनू से क्या है, 3 गुनी है, ठीक है, मतलब नूरी बड़ी है ना। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि जिसका उम्र बड़ा होता है, ठीक है, और ये जो 3 गुनी कह रहा है, ठीक है, गुनी, गुनी का मतलब सिंपल आप समझिए कि गुणा करने के लिए कह रहे हैं। अब गुणा किस में करेंगे, तो जिसका उम्र छोटा होगा उसमें 3 से गुणा करेंगे बस, ठीक है। तो नूरी क्या है, सोनू से 3 गुनी है, मतलब नूरी बड़ी है, ठीक है, यक्स बड़ा है, तो हम क्या करेंगे वाई में 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जो छोटा होगा उसी में करेंगे, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि x माइनस का 4 बराबर में इसका, इसमें 3y माइनस का 4 3 12, ये 12 हो जाएगा। इसको इधर बुला लेंगे, ये अंक को इधर ले जाएंगे, तो x माइनस का 3y और ये माइनस का 12, फिर ये आपका प्लस का 4, ठीक है। तो x माइनस का 3y बराबर में 8 4 12 माइनस का 8, ये आपका एक समीकरण तैयार हो गया। इसको मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। आइए दूसरा यहीं पर कर लेते हैं। अब दूसरा कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब कि जितना भी है इससे आगे जाना है, ठीक है। अब आगे जाना है मतलब प्लस करना है, तो सिंपल यही वाला प्रोसेस अपनाएंगे। तो यक्स में इसको 10 वर्ष बाद ले गए, पश्चात ले गए, फिर वाई को भी 10 वर्ष पश्चात ले गए, ठीक है। अब इसके बाद से कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 यहाँ पर है, गुनी मतलब गुणा करना है, तो किस में गुणा करना है, तो इसमें नूरी बड़ी है तो छोटे वाले में गुणा करेंगे, तो y में हमें 2 से इस बार गुणा कर देना है, सिंपल। तो x प्लस का 10 बराबर में 2y और इधर आपका 20, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो x माइनस का 2y बराबर में 20, ये आपका इधर आ जाएगा 10 हो जाएगा। x माइनस का 2y बराबर में आपका 10, सिंपल आपका ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब दोनों समीकरणों को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए समीकरण इसको लिख दें, x माइनस का 3y बराबर में माइनस का 8, फिर ये x माइनस का 2y बराबर में 10, तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका ये कट जाएगा और माइनस का 3y में से 2y को घटा देंगे क्योंकि ये प्लस हो गया है ना, तो ये माइनस का 1y हो जाएगा, फिर ये 18 हो जाएगा, 18 वो भी माइनस का, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, ठीक है। y बराबर में आपका 18 आ जाएगा, ठीक। y का मान कितना आ गया, 18 आ गया। अब उसके बाद से फिर इसका हम निकाल लेते हैं, ठीक है, नूरी की आयु निकाल लेते हैं, तो y के मान को उठा करके यहीं पर रख देंगे, तो x माइनस का 3 गुणे 18 बराबर में माइनस का 8, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर में माइनस का 8, 18 3 54 प्लस का 54, ठीक है। तो x बराबर में ये आपका कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, तो ये आपका 46, सिंपल, दोनों का मान निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ गया कि नूरी 46 वर्ष की है और सोनू 18 वर्ष का है, ठीक। ये आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया, कितना आसान था। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न तीसरा, ठीक है, तो ये भी आपका 6 नंबर के लिए पूछा है, ठीक है। जितना भी प्रश्न बताऊंगा सभी 6 नंबर के लिए पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए तीसरा में क्या करें कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज़ फिगर बनाना आपको आना चाहिए, अगर फिगर नहीं बना पाएंगे तो फिर ये वाला, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो आपका क्लास 9th में चैप्टर
क्लास 10th में जो चैप्टर 9 है उसमें का ये प्रश्न है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर, तो कोई भवन इस तरीके से बनाते हैं, ये कोई बहुमंजिल भवन हो गया। ठीक है, इसका शिखर से जो भी मामला है वो शिखर पे है। शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर। ठीक है, जब इसमें ऊपर सबसे चढ़ करके देखा जाता है तो नीचे एक 8 मीटर का भवन है। तो यहाँ पर हम एक भवन बना लेते हैं छोटा सा इससे, और इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि 8 मीटर का ये भवन है कह रहा है, तो हम लिख दे रहे हैं 8 मीटर ये भवन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है वो कह रहा है, तो 8 मीटर है। और उसके बाद से कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर के ऊंचे भवन के शिखर। ठीक है, तो देखने से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 8 मीटर जो ऊंचा है ये भवन के शिखर। ठीक है, शिखर और तल का अवनमन कोण, तो शिखर का, ये शिखर का और इस तल का जो अवनमन कोण है वो कितना बन रहा है, 30 और 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये ख़त्म हो जा रहा है ना, तो इसको हम मिला देंगे, ये नियम होता है। ठीक है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इसको मिला दिया जाता है। ठीक, तो ये कितना है आपका 30 डिग्री है, और ये कितना है आपका 45 डिग्री है। सिंपल आपका हो गया। ठीक है, देखिए अवनमन का है या फिर उन्नयन का है, आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोनो दिक्कत है। ठीक है, अवनमन और उन्नयन से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, जब कोई भी चीज़ ऊपर चढ़ के नीचे की तरफ देखा जाता है तो अवनमन कहते हैं, और वही अगर नीचे से आप खड़ा होकर के ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कहेंगे, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा अंतर नहीं होता है, अवनमन का है या उन्नयन का है, आप ऐसे ही बनाएंगे, कोई एकदम से कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए कि ये आपका इतना अगर 8 मीटर का है तो सेम वही इतना आपका कितना हो जाएगा इधर का, ये भी आपका 8 मीटर का हो जाएगा ना, क्योंकि इतना तो आपका इधर 8 मीटर है, इधर 8 मीटर हो भी करेगा। अब ये चीज़ हम अगर मालूम चल जाए तो हाँ आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ये भवन कितना ऊंचा है ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, और उसके बाद से और दो भवनों के बीच की दूरी, ये पहला भवन और ये दूसरा भवन के बीच की दूरी कितना है ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो x मीटर है। ठीक है, अब इसका कोई नाम दे देते, मान लीजिए a है, b है, ये c है, ये d है, इसका नाम मान लेते हैं कि ई हम ले लेते हैं। ठीक है, अब ये तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर का मालूम है, बस इतना ही हमें और ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं कि ये h मीटर है। ठीक, अब आइए यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और दूसरा हमारा ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, जहाँ पर ये कोण जहाँ पर मिले, ये आपका मान लीजिए ये एक त्रिभुज, ये आपका ये दूसरा त्रिभुज। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसी वाले त्रिभुज को हम देखते हैं। ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज को, ताकि एच का मान कुछ निकल सके। और हाँ, जैसे यहाँ पर ये 8 मीटर था तो ये 8 मीटर हो गया, उसी तरीके से ये x मीटर है तो ये भी आपका x मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो लिखेंगे सिंपल यहाँ पर हल, और लिखना पड़ेगा किस त्रिभुज में आप कर रहे हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज AEB में, AEB में। ठीक है, एक प्रश्न अगर ध्यान से समझ लेते हैं तो बाकी सब आप लगा लेंगे। तो देखिए इसमें क्या चीज़ है, इसमें हमारा लंब मिल रहा है और ये आपका आधार भी मिल रहा है। ठीक है, तो लंब और आधार किस में आएगा, तो लाल बटा कक्का में, समझिए लाल बटा कक्का त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा। तो लंब और आधार इसमें आ रहा है, मतलब ये किसका है, ये पहला आपका साइन होता है, दूसरा कॉस, तीसरा टैन होता है, तो इसलिए हम टैन लेंगे। तो लिखेंगे कि टैन डिग्री के स्थान पे क्या है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री सिंपल। लंब कितना है, यच है, आधार कितना है, ये वाला यक्स है, हो गया काम। अब tan 30 अंश का मान आपको मालूम होना चाहिए, 1/√3 होता है, यच बटे में यक्स। अब यक्स से इधर आप गुणा कर दीजिए तो यच का मान निकल जाएगा, तो ये एक के साथ में गुणा करने लगेगा, तो यक्स बटे में √3 बराबर में यच। सिंपल आपका इसका मान निकल गया। ठीक है, अब आते हैं इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, अब इस वाले त्रिभुज को हम क्यों नहीं किए हैं, पहले इसको काहे किए हैं। देखिए इस वाले त्रिभुज को जब करेंगे तो ये हमें पूरा लेना पड़ेगा। अब यच का मान हमें पता नहीं था कि कितना है, अब यहाँ पर देखिए हमें पता चल चुका है। अब इसको करेंगे तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा। देखिए
लिखेंगे अब त्रिभुज ACD में, ACD में, ठीक है। तो ACD में क्या है, इसमें भी लंब है, आधार है, तो लिखेंगे कि tan, देखिए इसमें ज़्यादातर tan ही लिया जाता है, ठीक है, कभी कभी cot लेना पड़ता है, तो उस तरीके का क्वेश्चन है नहीं अभी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 45 डिग्री बराबर में लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब कितना है आपका h + 8, ठीक है। ये पूरा लेंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक तो हमें पता है 8 है, और यहाँ से यहाँ तक h है, h का मान बाद में रख देंगे, अभी लिख लेते हैं टोटल h + 8, h + 8 बटे में आधार कितना x है, तो यहाँ पर x लिख लेते हैं, ठीक है। tan 45 अंश का मान होता है 1 बराबर में h का मान चलिए रख लेते हैं यहाँ से, तो x बटे में √3 + 8 बटे में आपका x, इसी x को इधर कर देते हैं, एक साथ गुणा कर लेगा, तो x बराबर में आपका हो जाएगा कि x बटे में √3 + 8। अब इस x वाले को इधर भेज देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस में आ जाएगा बटे में √3 बराबर में 8, ठीक है। यहाँ पर हर बराबर कर देते हैं, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा √3 x √3, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो माइनस का x बटे में आपका हो जाएगा √3 बराबर में 8, ठीक है। √3 से इधर हम गुणा कर देंगे, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आपका x√3 माइनस का x बराबर में 8√3 हो जाएगा। x कॉमन ले लेते हैं, x हमने कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस का 1, ठीक है, बराबर में 8√3 हम कर देंगे, ठीक है। अब x के साथ में ये ब्रैकेट गुणा कर रहा है, तो इसको भी इधर भेज देते हैं, तो ये आपका x बराबर हो जाएगा 8√3, और गुणा कर रहा है भाग का नहीं लगेगा, तो 3 माइनस का 1। अब यहाँ से आप कर सकते हैं परमेयीकरण, ठीक है, अगर आपको आगे करना है तो, ठीक, जितना ही आगे कर देंगे आपका नंबर कटने का जो चांस होता है वो कम रहेगा। चलिए गुणा कर लेते हैं, तो परमेयीकरण में ये प्लस माइनस में है तो प्लस में करेंगे, 3 + का 1 बटे में √3 + का 1 गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर x बराबर में कितना हो जाएगा 8√3, तो 8 गुणे √3, फिर ये गुणे √3, फिर यही वाला 1 के साथ, तो 8√3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखिए डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, मान लीजिए एक फॉर्मूला होता है ना कि a माइनस का b और a प्लस का b बराबर क्या होता है a² प्लस का b स्क्वायर, सॉरी माइनस का b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि a + b और a माइनस का b बराबर होता है a² माइनस का b स्क्वायर, ठीक है, सबको याद होगा। तो इसको कर देते हैं a² और माइनस का b स्क्वायर, a के स्थान पर √3 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर उसके बाद से b के स्थान पर 1 है तो माइनस लगाकर 1 का स्क्वायर कर देते हैं, ये 2 बार है तो 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 गुणे 3 प्लस का 8√3, इधर आपका इसकी वजह से ये ख़त्म हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 3 में से 1 जाएगा, आपको बचेगा 2, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 8 कॉमन कर लेते हैं, तो 8 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा केवल 3 प्लस का √3 बटे में आपका 2, इससे आपका ये काट सकते हैं, तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 4 और 3 प्लस का √3, ये, ठीक है। कहीं कहीं पर अगर मान लीजिए अगर इस √3 का मान दिया रहता है कि 1.732, तो ये भी आपको रखना पड़ेगा, अगर नहीं दिया है तो फिर आपका यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, इतना करेंगे फिर आपको मिलेगा कितना 6 नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो करना तो कुछ नहीं है, ठीक है। इधर आपका परमेयीकरण हमने थोड़ा सा किया है, बस मेन चीज़ है इसका ये फिगर बनाना और ये वाला थोड़ा बहुत हल करना है, ठीक है। तो हमने जिस तरीके से बताया है उस तरीके से अगर आप करेंगे तो ईजिली आपका हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है 4 नंबर, ठीक है। तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, ठीक है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कह रहा है कि कोई भूमि है, ठीक है, भूमि पर एक बिंदु P बनाना है, तो भूमि दर्शाने के लिए हम सिंपल इस तरीके से एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है।
तो कह रहा है कि एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है जिसका नाम आपको देना है P, ठीक। अब P से कुछ दूरी पर आपका क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि P से भवन की दूरी, मतलब कि P बिंदु से भवन कुछ दूरी पर है। तो यहाँ पर हम एक भवन बना लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि P से एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, इसकी जो ऊंचाई है ये 10 मीटर है। चलिए हमने कर दिया 10 मीटर है, ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे शिखर का, और हाँ कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 है, 30 डिग्री है, ठीक है। अब उन्नयन कोण कहाँ पर बन सकता है, तो सिंपल यहाँ पर ये भवन है तो इसका उन्नयन कोण इधर ये बनेगा, ठीक है। एक ही चांस है, इसी को हम मिला ही सकते हैं और कोई मिला ही नहीं सकते हैं। तो ये 30 डिग्री बन रहा था, ठीक है, हमने 30 डिग्री बना दिया, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, ठीक है। भवन का ये शिखर है, इस पर एक ध्वज लहराया गया है। तो चलिए हम लहरा दे रहे हैं ध्वज, ये हमने एक ध्वज लहरा दिया, ठीक है, लहराया गया है। अब उसके बाद से कह रहा है कि और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। P से और ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण है जो 45 है, ये हमारा हमने कर दिया, ठीक है। अब ये टोटल हमारा क्या होगा 45। अब यही इतना थोड़ी होता है, ये टोटल होता है। कहाँ पर कर दें, यहाँ पर कर दें, क्या बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर समझिए टोटल ये कितना है 45 है, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो चलिए इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं A, और ये इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, और ये P है, ये है, ठीक है। तो इसमें अब इसके और इसके बीच की दूरी भी बताना है, तो मान लेते हैं कि यक्स हमें जब नहीं मालूम होता है तो हम यक्स मान सकते हैं। अब चलिए इसका लंब भी है और यहाँ पर आपका आधार भी है, ठीक है। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद से दूसरा ये 45 डिग्री वाली, ये पूरे वाला ज्ञात करेंगे, ठीक है। 45 डिग्री के लिए हमें ये पूरा लेना पड़ेगा, ये पूरा, और 30 डिग्री के लिए बस इतने में हमारा काम हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले ये वाला तो लिखेंगे हल। तो अब इसमें क्या लेंगे, तो BCP में, त्रिभुज BCP में, ठीक है। तो इसमें आपका लंब है, आधार है, मतलब कि tan से काम चल जाएगा। तो tan, और यहाँ पर क्या है थीटा के स्थान पर क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर में लंब बटा आधार, तो लंब आपका 10 हो जाएगा, आधार आपका यक्स। 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर में 10 बटे में यक्स। तिरछा तिरछा जब गुणा करेंगे, देखिए जब बीच में होता है बराबर तो सिंपल मतलब यही होता है कि तिरछा तिरछा गुणा होगा, ठीक है। यक्स का गुणा जब 1 के साथ होगा तो ये आपका यक्स हो जाएगा, इसका गुणा 10 के साथ हो जाएगा तो 10√3 हो जाएगा। बस इतना ही मैटर था और कुछ नहीं, यक्स का मान निकल गया, ठीक है। ये दूरी हमारा निकल चुका है, ठीक है। देखिए लास्ट में यहाँ पर √3 का मान भी दिया है, तो √3 का मान लास्ट में रखा जाता है। अब इसके बाद से आइए ये 45 डिग्री वाला निकालते हैं, तो लिखेंगे अब त्रिभुज APC में, मतलब पूरा APC में, चलिए तो अब हमें ये ध्वज दंड की लंबाई भी बताना है, तो इसको हमने कुछ नहीं माना है तो मान लेते हैं कि h, ठीक है, h मीटर लंबा है, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, जो मन करे वो मानिए। तो अब इसके बाद से क्या करेंगे, देखिए लंब हमें लेना है टोटल, ठीक है। 45 डिग्री ले रहे हैं तो हमें टोटल लंब लेना पड़ेगा, तो h प्लस में 10 मीटर। अब इसको करते हैं पूरा, ठीक है। तो लेते हैं tan, और उसके बाद से 45 डिग्री, लंब कितना है तो 10, और ये वाला h, तो 10 प्लस में h, ठीक है। और इसका आधार यही वाला रहेगा यक्स। 45 का मान 1 बराबर में 10 प्लस में h, ठीक है। अब बटे में यक्स कर लेंगे। अब इसके बाद से देखिए यक्स को हम इधर कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 के साथ में गुणा करेगा यक्स हो जाएगा, तो 10 प्लस में h, ठीक है। अब इसके बाद से यक्स का मान यहाँ पर हमारा दे रखा है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 10√3, इस 10 को इधर बुला लेंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा बराबर में h, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, 10 कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो 10, और उसके बाद से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √3 रहबे करेगा, यहाँ पर से 10 कॉमन होगा तो कुछ नहीं हो जाएगा, तो वहाँ पर 1 बच जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम
√3 का मान रख देते हैं, ठीक है। अब घटाने में आसानी रहेगा, तो रूट के मान 1.732, तो सिंपल आपको रख देना है 10 और यहाँ पर 1.732 माइनस का 1 बराबर में h। अब इसको घटाएंगे कैसे, तो सिंपल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। क्या है कि 1.732 में से घटाना है आपको 1 को, तो चलिए 1 हम घटा देते हैं। उसके बाद से अब देखिए 1 घटाना है, 1 के बाद से कुछ है नहीं, तो 0 0 हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 0 घटेगा तो 2 ही आएगा, फिर 1 घटेगा तो 3 आएगा, फिर 1 घटेगा तो आपका 7 आएगा, ठीक है। दशमलव आके फिर ये आपका घटेगा तो 0 आ जाएगा, ठीक। तो सिंपल आपका कितना बचेगा, 10 गुणे में जब घटेगा तो 0.7, दशमलव के आगे कुछ नहीं होता है तो 0 लगा सकते हैं, ठीक है। 732 बराबर में h, ठीक। अब इसके बाद से फिर क्या करेंगे, 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो यही वाला दशमलव खिसक करके इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 0 है तो 1 अंक खिसकेगा, 2 0 होता तो 2 अंक खिसकता है, 3 0 होता तो 3 अंक खिसक जाता है, ठीक है। तो एक यहाँ पर 0 है तो 1 अंक यहाँ पर खिसक जाएगा। सिंपल यही आपका आंसर आ जाएगा 7.32 बराबर में h, ठीक है। तो 7.32 मीटर क्या है, इसकी ऊंचाई है, किस चीज़ की, झंडे की, ठीक है। तो झंडा कितना मीटर का है, तो 7.32 मीटर का। अब दूरी भी ज्ञात करना है, तो चलिए दूरी भी ज्ञात कर लेते हैं, x का मान। तो यहाँ पर आपका तो x बराबर में 10 गुणे 1.732, ठीक है। x बराबर में इसका गुणा इसमें कर देंगे तो यही घसक जाएगा दशमलव, तो 17.32 मीटर। सिंपल ही आपका 6 नंबर का मामला कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बस दोस्तों, उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यही आपका टोटल जो 6 नंबर के लिए पूछा था और बहुत बार पूछा था, इसीलिए हमने इसको आपको बता दिया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।